जहांगीर मतलब अगर एक वर्ड पे बोला जाए, क्यूरियस किंग। नशा का लेवल सोचो, मतलब तुम भी नहीं उतना पी पाओगे। ठीक है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। स्पिरिट पीते थे ये, वाइन नहीं, ये सब स्पिरिट। हाँ, ही हैज अ गुड स्पिरिट मतलब। अपने झोले में से कुछ मतलब बहुत ही डस्ट से भरा हुआ कुछ एक प्रसाद टाइप का देते हैं, ये खाते हैं उसको। तो इनको पनिशमेंट देने में भी बड़ा मजा आता है। हाथी के नीचे कुचल दिया जाए। के कुछ लोग वो देखते थे, उनको मजा आता था। अजीब आदमी है। तो ये क्रूएल भी थे, लविंग भी थे। उनका शुरू ही होता है लव स्टोरी से। ये टूट जाते, 7 दिन तक खाना वाना नहीं खाते ऐसा। और उसके बाद फिर ये ताजमहल, गर फिरदौस बर रूए ज़मीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। उस समय के यूरोपियन ट्रैवलर्स जो है वो लिखते हैं कि ऐसा सिंहासन ना दुनिया में कहीं बना है इससे पहले, ना बनेगा। फैमिली पॉलिटिक्स, वहां से ये जो है रिबेलियन चालू करेगा और फिर मुझ पे अटैक करेगा। डेक्कन में भी एक लड़ाई हुई, वहाँ पे एक इथियोपियन बड़े मशहूर हो गए थे। इथियोपियन? हाँ, से नूरजहां से शादी होने के बाद से पीछे से नूरजहां ही जो है वो राज चला गया। राजपूतों को लेके महाबत खान अटैक करते हैं जहांगीर के कैंप पे, और बीच में से बोट ब्रिज गायब कर देते हैं। या इस्लाम या मौत। एक गाय को मार के उसका जो चमड़ा वो इनके चमड़े के साथ स्टिच कर दिया गया, और एक को बकरी के चमड़े के साथ। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां दो बोंग मिलके करते हैं बकर। और बकर ऐसे वैसी चीजों को लेके बकर नहीं करते हम लोग करते हैं इतिहास को लेके बातें, इतिहास को लेके इतिहास मजेदार तरीके से कैसे पेश किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं। ये है प्रेमाशीष मुखर्जी, मेरा नाम है अरुणाबो खाशनुबिश, और हम हैं दोनों बकर बोंग। आज का जो बुक है वो है एम्परर्स ऑफ पीकॉक थ्रोन, अब्राहम इराली के द्वारा लिखी हुई। ये बुक है इतिहास का बुक, और हिस्ट्री हमें जब पढ़ाई जाती थी हमें एकदम अच्छा नहीं लगता था। किसी को अगर अच्छा लगता था तो आप माइनॉरिटी है। हाँ, वो हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं इसी वक्त पे। जनरली मेजोरिटी ऑफ पीपल डिडंट लाइक टू रीड हिस्ट्री, क्योंकि हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। वैसे आपने अगर पहले 2-3 एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता है कि हम यहाँ करते हैं मजे, स्पेसिफिकली मजे करके हम इतिहास को समझते हैं, बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट को समझते हैं, या गेस्ट के साथ भी जब बात करते हैं तो हमें आना चाहिए मजा, क्योंकि जिंदगी में मजा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मजा है हम सब में बांटना नहीं चाहते। तो प्रेमाशीष, वेलकम। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड ऑफ बकर बोंग। बातें कुछ अनकही सी। हाँ, तो आज हम लास्ट जो एपिसोड है वो हमने छोड़ा था एक पॉइंट में जहां सलीम नशे में बूंद है और अकबर डायरिया से मर गया। हाँ। तो सलीम को अभी सुल्तान बनना है। तो ये पॉइंट में हमने छोड़ा था एक क्लिफ हैंगर देके। तो अभी ये कहाँ, इसके बाद क्या हुआ और कैसे शुरू हुआ ये? पिछली बार एक चीज बताना भूल गए कि अकबर का टूम जो है, कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि अकबर का जो टूम है, मतलब जहाँ पे उनको दफनाया गया था, वो फतेहपुर में जो पैलेस है उनके ऑपोजिट एक जगह पे अकबर का टूम बनाया गया था, और काफ़ी दिनों तक था वहाँ पे। लेकिन जब औरंगजेब जब जाते हैं डेक्कन लड़ाई करने, और जाटों के साथ लड़ाई हो रही थी इनकी, तो जाट एक ट्रूप आते हैं और अकबर का टूम खोद के उनका जो बॉडी है उसको निकाल लेते हैं और आग में जला देते हैं। तो अकबर का टूम के नाम के कुछ है, पर वहाँ पे अकबर का कोई कुछ है नहीं। तो ये बड़े अजीब लिखते हैं कि अकबर के खिलाफ सबसे बड़ा जो मुल्लों का सबसे बड़ा कंप्लेन क्या था
कि अकबर जो है इस्लाम से हिंदुओं की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो ये लिखते हैं कि अकबर अल्टीमेटली आग में ही जले तो अकबर had a Hindu death. Finally, Akbar had a Hindu end, not Hindu death, end, but हाँ, Hindu end. और वो अजीब, हाँ, नसीब। पर जहांगीर तो हाँ नशे में बूद, हाँ, मतलब सलीम नशे में बूद, अभी जहांगीर हाँ, बनेंगे तो वो। सलीम नशे में बूद। बीच में ऐसा हुआ था कि सलीम के तब बेटे थे, 2 बेटे, खुसराव और खुर्रम। खुर्रम जो बाद में जाके शाहजहां बनेंगे, लेकिन खुसराव जो है ये उस समय जब सलीम अकबर जब मरते हैं तो खुसराव 18 साल के हैं। हाँ, तो उसका ही तो खुद का राजा बनने का उम्र हो गया। तो करीब करीब ऐसा एक कुछ माहौल बन रहा था कि शायद सलीम जो है वो बीच में से हट जाएंगे और अकबर के बाद सीधे उनका ग्रैंडसन खुसराव राजा बन जाए, सुल्तान बन जाएगा। स्किप ऐड हो जाएगा, स्किप, हाँ, एक जनरेशन स्किप हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ। सलीम बने, लेकिन वही है 36 साल उम्र है उनकी। तो ही वाज पास्ट हिज प्राइम। हाथ वाथ उनका ट्रेमर करता था तब। अच्छा, ऐसा। और अब सलीम राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद वो अपना नाम नया रखते हैं जहांगीर। अब इसके बाद हम उसको सलीम नहीं बोलेंगे, उसको जहांगीर बोलेंगे। तो जहांगीर जो है वो बचपन से ही ने बोला था रुकाया और हमीदा इनसे ही, सॉरी रुकाया नहीं, सलीमा जो बैराम खान की विडो थी और हमीदा जो इनकी दादी थी, इनसे ज़्यादा इनका ताल्लुक था। बड़े एजुकेटेड से राजा थे, बहुत एजुकेटेड थे। अनलाइक अकबर, he was educated as well as literate. और इनको साइंस में बहुत दिलचस्पी था, आर्ट में बड़ा दिलचस्पी था। तो ऐसे वो बड़े हो रहे थे। तो इन्होंने कुछ इनोवेशन इन्होंने भी किया, जैसे कि एक हमने कहा था हुमायूं के टाइम पे एक ड्रम ऑफ जस्टिस बना था ना, जिसका कोई काम नहीं आया, कि फॉर्मूला बना दिया का ड्रम, हाँ, पर इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस बनाया, जो शायद इल्तुतमिश जो पहले थे उनके समय पे भी ऐसा कुछ था। अच्छा। इल्तुतमिश राजिया सुल्तान, इनके समय पे भी था एक चेन जो पैलेस के बाहर से पूरे शहर तक फैला हुआ था, मतलब काफी एरिया तक, जहाँ पे घंटे बेल्स लगे हुए थे। तो आपको कोई एक शिकायत है तो आप उसको खींचे तो पूरा सुल्तान तक खबर पहुंचेगी कि बेल बज रहा है, मतलब किसी को तो कोई तो नाखुश है। फिर उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, और ये काफी मशहूर भी था। इट वाज एक्चुअली इन प्रैक्टिस। ये सब था। पर जहांगीर जो थे, इनको राज करने में भी बहुत मजा नहीं आता था और जगह जीतने में भी बहुत मजा नहीं आता था, और धर्म पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अनलाइक अकबर, इनको धर्म से कुछ मतलब ज्यादा था नहीं। ही वाज एम्बिवेलेंट, ही वाज नॉट पायस टुवर्ड्स एनी रिलीजन, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज में। होते ना कुछ। तो ये पापा ने जो किया, मतलब बेसिकली बादशाह अकबर ने जो किया वही कंटिन्यू करो, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करो। ऐसा ही था उनका। राखी वाखी इनके समय पे भी होता था। काउ स्लॉटर जो बैन था, काउ, तो वो इनके समय भी रहा। पर ये फिर कभी ये जाते कांगड़ा फोर्ट जीतने के लिए, कांगड़ा फोर्ट जीतते तो वहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल जो उसको भी तोड़ देते हैं, वो भी है। ज्वालामुखी का काफ़ी फेमस टेम्पल था कांगड़ा फोर्ट के अंदर, वो तोड़ देते हैं। उज्जैन वगैरह में, गुजरात में जैन टेम्पल तोड़ते हैं, क्योंकि जैन तीर्थंकर जो है वो नेकेड थे, उनका स्टैचू तो वैसा वो देख के उन लोग ये तो काफ़ी मतलब अश्लील सा एकदम वो चीज़ है, तोड़ो इनको। पुष्कर में बराह मंदिर तोड़ते हैं। अच्छा, ये सब भी रहा। गुरु अर्जुन सिंह को ये मरवाते, हालांकि वो दूसरा रीजन था। कश्मीर में इस समय इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, तब तक तो रहते ही थे, और दोनों कम्युनिटी में इंटर मैरिजेस होता था। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को शादी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को शादी कर रहे हैं, ये सब चलता रहता था। इन्होंने एक तरह का बंद कर दिया कि मुस्लिम अगर लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी करे वो ठीक है, पर उल्टा नहीं होगा, उल्टे को बैन कर दिया। तो ये सब भी था, पर ये सब इन्होंने ज़्यादातर इसको खुश कर दो तो ये मेरे साथ रहेगा, इस तरह का मतलब माहौल था वहाँ पे। जहांगीर को कोई खास कोई एक डिक्टम बनाना है, थियोक्रेटिक कुछ बनाना है, ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जहांगीर काफी मतलब उनको राज करना ही नहीं था, राज ही नहीं करना था ना। जैसे वो लाहौर में एक बार जा रहे, हाथी से ही जा रहे, देखे बच्चे कुछ खेल रहे हैं नीचे, तो उतर जाते हैं,
उतर के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। और जब उनके अमीर वगैरह आते हैं, सिपा सालार आते हैं, बोल कि बादशाह जी चलिए अब, मतलब ये तो आप, तो रोने लगते हैं वो एकदम, ही इज इन टीयर्स। हाँ, मुझे खेलने दो बोल के। हाँ, मुझे तो यही सब करना था, मुझे क्यों ये पॉलिटिक्स में फंसा रहे हो तुम लोग, अच्छा। क्यों मैं ये जिंदगी नहीं ले सकता। ये तो मतलब बाइपोलरिटी सिर्फ अकबर में नहीं था। हाँ, अब ये भी है उनमें, हाँ। एक ये चीज था। जब फिर एक देखते हैं कि जैसे मंदिर तो इन्होंने तोड़ा बहुत, पर ये भी है कि एक बार देखा गया कि एक हिंदू कोई वो सेंट है, सन्यासी एकदम जैसे रहते थे उसमें, मेंडिकेंट टाइप का, रग्स पहने हुए, उसके साथ जमीन पे बैठ के उनके प्रवचन सुन रहे हैं। वो अपने झोले में से कुछ मतलब बहुत ही डस्ट से भरा हुआ कुछ एक प्रसाद टाइप का देते हैं, ये खाते हैं उसको। ये भी है, एक तरफ ऐसा है जहांगीर, और एक तरफ ये मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर नहीं सिर्फ तोड़ रहे हैं इनको। फिर जब ये लड़ाई किया इन्होंने, तो इनको पनिशमेंट देने में भी बड़ा मजा आता है, और उसमें भी एक अजीब इनको खुशी मिलती है कि एलिफेंट्स, इनका तरीका था कि किसी को अगर हाथी के नीचे कुचला, वो देखते थे, उनको मजा आता था वो देखने में। अजीब आदमी है जिसको बच्चे के साथ खेलने में मजा आता है, इसको हाथी से कुचलना देखने में मजा आता है। क्या आदमी था ये पूरा कहते हैं कि मुगल फैमिली में ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कुछ, क्योंकि बहुत इंटरमिंगलिंग हुआ ना इनमें, तो जेनेटिकली बहुत अच्छे नहीं रहे रेस, क्योंकि जहांगीर की माँ हिंदू राजपूत घराने से थी। हाँ, और इनकी बीवी थी जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, उन्हीं की नीस, उनके भाई का बेटा, तो इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा ही माहौल था। कहा हमने जोधबाई, जो जोधबाई है, उनसे इनकी शादी हुई थी अंबर फोर्ट के, नहीं जोधबाई अंबर फोर्ट की नहीं थी, मानबाई अंबर फोर्ट की थी। मानबाई अंबर फोर्ट की मानसिंह की बहन थी, जिसका बेटा था खुसराव। दूसरी एक शादी होती है इनकी जो जोधबाई से होती है, जोधाबाई जगत गोसाई। तो ये दोनों हिंदू इनके रानियां थी। तो ये क्रूएल भी थे, लविंग भी थे, इस तरह का एक इंसान थे, और साइंटिस्ट से थे थोड़े से। शिकार बहुत पसंद था एक समय पे, जब ये उतने नशे में नहीं थे तो इनको तो बहुत शिकार पसंद था, पर शिकार करते थे तो वो पूरा लिखते थे कौन सा जानवर कहाँ दिखा, उसका कैटेगराइजेशन, मतलब जो ये बाद में हम डार्विन को बोलते कि बहुत लिस्टिंग किया उन्होंने, अच्छा। वैसा कैटेगराइजेशन जहांगीर ने भी किया था। अच्छा, ये जानवर इसका ये चारित्रिक गुण है, हाँ, या ये है वो। अच्छा, बड़े ये सब जहांगीर मतलब अगर एक वर्ड पे बोला जाए, क्यूरियस किंग। हाँ, क्यूरियोसिटी अजीब इनकी। ये क्रिश्चियंस को ले आते हैं, उस समय तक पोर्टुगीज आ गए थे इंडिया में, वो लोग अकबर के कोर्ट में भी आए थे, इनके टाइम पे भी तो आए ही थे, थॉमस रो वगैरह आए थे, ब्रिटिशर्स भी आ गए थे। तो पोर्टुगीज से ये सुनते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, कभी अच्छा लग गया तो कहा कि दानियल के 3 बेटे, इनको बैप्टाइज कर दो, ये क्रिश्चियन बन गए। बैप्टाइज ही कर दो? हाँ, 3 बेटे थे, दानियल मतलब इनके भाई का बेटा, हाँ। इनके नेफ्यू, वो तीनों क्रिश्चियन बन गए थे। और फिर हाथी में घुमाया गया पूरे शहर, देखो ये डॉन फिलिपे, डॉन कार्लोस और डॉन हेनरिक बन गए। हाँ। क्या थे ये मुगल लोग, पागल थे पूरा। नशा तो था ही जहांगीर का, फेमस, वेरी फेमस, मतलब नशा का लेवल सोचो, तुम भी नहीं उतना पी पाओगे। ठीक है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। 20 कप स्पिरिट पीते थे ये। स्पिरिट मतलब कॉन्याक टाइप का, मतलब वाइन नहीं, ये सब स्पिरिट। ही हैज अ गुड स्पिरिट मतलब। सुबह दिन में 14 कप, बाप रे, ये शाम को 6। पी के जिंदा भी रहे इतना दिन? तबीयत खराब हो गई ऑब्वियसली, स्पिरिट पी रहे रहो। तो फिर डॉक्टर्स दिखाए, मतलब हकीम वगैरह आए और कहा कि ये सब नहीं चलेगा। इन्होंने फिर कम किया, बंद कहाँ, कम किया इन्होंने, कम किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर अब 10 ही पिया जाएगा और वाइन के साथ मिला के पिया जाएगा, तो स्पिरिट को थोड़ा डाइल्यूट करके, और फिर वो जो नशा कम हो रहा है उसके लिए अफीम लिया जाएगा। नशा उतना चाहिए, बाप रे। तो ये अफीम में रहते थे। इनके जो शाम को इनकी मीटिंग होती थी सिपा सालारों के साथ, मतलब कोर मीटिंग, काफी बार ऐसा होता था कि मीटिंग हो ही नहीं पाई, फिर अमीर वगैरह को ये इजाजत नहीं थी कि आप पी के आ सकते हो ना, वो मैं पी के जाऊंगा,
अगर जरूरत है तो मैं मीटिंग करूंगा, नहीं करूंगा तुम लोग नहीं पियोगे, ये ऐसा। बेसिकली। और कई बार हुआ कि मीटिंग हो ही नहीं पाई। हाँ, क्योंकि आ ही नहीं पाए वो, नहीं वो तो इतना ही थे, नशे में। दुत नशे में हाँ, भाई वो लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ दूसरा ही समझ रहे तो ऑब्वियसली। बड़े सारे हैं इस तरह का, आम वाम खा रहे हैं ये सब, मतलब मस्ती चल रहा है पूरे राज में। पर मस्ती बहुत दिनों तक चली नहीं। क्या हुआ फिर? खुसराव उनका बेटा, हाँ। उसको तो राजा बनना था, उसको भी लग रहा था 18 साल हो गया है, मेरा बाप बीच में पड़ा हुआ है, अकबर के बाद तो मुझे ही बनना था। तो ये रेबल्स तो कर ही रहे थे खुसराव पहले से। हालांकि 6 महीना वो शांत रहे। ये जहांगीर राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद 6 महीना शांत रहे। एक दिन क्या हुआ, उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, लैंप लाइटर होते थे, पूरे महल में घूम के लैंप्स को लाइट करेंगे। एक लैंप लाइटर आता है, देखता है कि खुसराव का महल खाली। खुसराव का महल खाली, वो अपने सारे फौज वौज लेके कहीं चले गए। जहांगीर को खबर पहुंचाई है। जहांगीर ने सोचा अच्छा ये तो मेरे ख्याल से ये बंगाल जा रहा है, और वहां से ये जो है रिबेलियन चालू करेगा और फिर मुझ पे अटैक करेगा। कि बंगाल क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका जो मामा है मान सिंह, वो बंगाल के गवर्नर थे उस समय। अच्छा। तो इनको लगा ये बंगाल जा रहे हैं, पर वहां गए नहीं एक्चुअली। खुसराव गए लाहौर गए, और रास्ते में ये जो है और फौज बढ़ाते बढ़ाते वो ऊपर तक, मतलब लाहौर तक पहुंच गए। फौज बढ़ ही रहा था कि भाई शायद ये सुल्तान बन जाए, और सुल्तान बनेगा तो लूट तो होगी और पैसे मिलेंगे, तो और जहां जा रहे हैं वहां पे विलेजेस को लूट रहे हैं, तो इनकी फौज बढ़ गई। पंजाब में लाहौर में गए तो वहां पे फिर सिखों के गुरु अर्जुन सिंह या अर्जन सिंह, वो उस समय है वहां पे, शायद 5वें गुरु थे। उनसे बोला कि आप पैसे दो, हमें 5,000 रुपए दो। तब के टाइम का 5,000 रुपया, तो हमें 5,000 रुपए दो, हमें ये सब करना है। तो अर्जन सिंह ने कहा नहीं आपको क्यों दूं मैं, ये तो गरीबों का पैसा है, मतलब गरीबों के लिए पैसा है, उनके खाना पीना वगैरह जो भी है उनके लिए है। तो कुछ तो समझाया इन्होंने अर्जन सिंह को कि शायद ये कहा कि हम जब बन जाएंगे सुल्तान तो हम देखभाल करेंगे गरीबों का या व्हाटएवर। तो अर्जन सिंह देते भी है इनको 5,000 रुपए, जो इनको भारी पड़ता है अर्जन सिंह को, क्योंकि इसी गलती के मारे बाद में जहांगीर मार डालते हैं अर्जन सिंह को। अच्छा, ठीक है। तो खैर लाहौर ये जाते हैं, और फिर जहांगीर भी पीछे पीछे, क्योंकि जहांगीर को लग रहा है कि ये रेबेल करने वाला रेबेल करने कर ही रहा है, तो लड़ाई होती है दोनों में, और पकड़ा जाता है। खुसराव पकड़ा जाता है। इसको बोलते हैं अब इसको तो सीख देनी पड़ेगी। तो इसको लाते हैं एक हाथी में कि आओ देखो तुम्हारे जो साथ देने वाले थे या अमीर कुछ, तो उनका क्या हाल हुआ है। 2 अमीर थे बड़े जो क्लोज थे, उनको क्या किया कि एक गाय को मार के उसका जो चमड़ा था, स्किन था, वो इनके चमड़े के साथ स्टिच कर दिया गया, और एक को बकरी के चमड़े के साथ फ्रेश स्किन पूरा स्टिच करके गधे पे बैठा के पूरा लाहौर घुमाया गया। एक तो उल्टे गधे पे बैठा के, मैंने गधे पे इनको उल्टा बैठा के घुमाया गया। तो क्या होगा कि धूप है तो उसमें वो चमड़ा जो है, वो स्किन जो है, वो तो सिकुड़ेगा। और हमारा कैमरामैन रोक रहा है, मैंने हंस रहा है रोनो, क्योंकि मैंने बोला गधे को उल्टा करके इनको घुमाया गया। भाई गधे को उल्टा कैसे करेंगे, इनको उल्टा करके गधे पे चढ़ाया गया। लेकिन वो तो सिकुड़ जाएगा, धूप है ना, और सिकुड़ जाएगा तो सिकुड़ेगा, ये कौन सा हिंदी है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सिकुड़ जाए तो वो तो मतलब बहुत पेनफुल है। हाँ, तो वैसे पेन से मर गए दोनों। क्या डेंजरस टाइप का। बाकी लोग जो थे उनके लिए फिर इसको लाया गया खुसराव को कि देखो तुम्हारे साथ देने वाले का मैं क्या हसर करता हूँ। कबाब होता ना, कबाब जैसे सीख में नीचे कोयला और ऊपर, वैसे झुलसाया गया इनके जो जिंदा। हाँ, बाप रे। और वो खुसराव को दिखाया गया कि ये देखो तुम्हारे जो दोस्त और साथ देने वाले उनके साथ क्या कर रहा है। और यही आदमी वो कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, वही लाहौर में ही। क्या बताएं कौन था वो, आप हमें पहचान में कैसे आएगा। ये एक तरफ ये कर रहा है, एक तरफ बच्चों के साथ खेलने नहीं देने से ये रो रहा है।
अजीब आदमी था। हाँ चलो फिर। तो फिर खुसराब को फिर जेल में डाला गया। हम्म। वहां से वो एक बार भागने की कोशिश किया तो उसको पकड़ के उसको अंधा बना दिया गया, अंधा बना दिया। और फिर उसको दे दिया गया शाहजहां के पास कि भाई तुम इसको रखो। शाहजहां मतलब खुर्रम। जो कि बाद में शाहजहां बना होगा। खुर्रम बाद में शाहजहां बनते, पर अभी तक ये खुर्रम है। अभी तक खुर्रम है। तो खुर्रम को दे दिया गया तुम इनको संभालो, तो खुर्रम के साथ ये रहते हैं। हालांकि कोशिश एक बार ये भी हुई थी कि नूरजहां की एक बेटी थी लाडली बेगम, उसके साथ खुसरो की शादी कर दी जाए, वो हुई नहीं। नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की बीवी। तो ये जहांगीर अभी ये खुसरो के साथ जो हुआ था, जहांगीर की शादी, जहांगीर का शादी तो एक तो वो जोधबाई है, हाँ हाँ। जहां से खुर्रम पैदा होते हैं। नूरजहां कहाँ से आते हैं? नूरजहां की नूरजहां आते हैं नूरजहां पे। नूरजहां की बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है। उससे पहले काफी सारी कहानियां हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि नूरजहां इनकी लास्ट बीवी थी, मेहरुन्निसा लास्ट बीवी थी। और बहुत मतलब जहांगीर जब 42 के थे तब शादी हुई थी, और नूरजहां की उम्र उस समय 36 था। तो लेट मैरिज। लेट मैरिज। तो वो हम उनके लाइफ पे वहां तक पहुंचे तो अब नूरजहां की कहानी आ जाएगी। ठीक है। दक्कन में या डेक्कन जो है, डेक्कन में भी एक लड़ाई हुई, क्योंकि वहां पे एक इथियोपियन बड़े मशहूर हो गए थे। इथियोपियन? हाँ, एबिसिनियन स्लेव एक जो है, वो तो वहां से स्लेव लाया गया था, वो आके फिर मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। मालिक अंबर। मालिक अंबर अहमदनगर, वहाँ पे मालिक अंबर बहुत स्ट्रांग हो गया था। स्ट्रांग हो गया था मराठाओं के साथ मिलके, क्योंकि मालिक अंबर ने गेरिला वॉरफेयर का एक टेक्निक है, बर्गीगिरी जिसको बोलते हैं, कजाकी या बर्गीगिरी, वो सिखाया था मराठा को। क्योंकि मराठा उस समय मर्सनरी फोर्स होते थे। ये जो बर्गी है, इसका एक रेफरेंस तो बंगाल में, ऑब्वियसली हमारे यहाँ मतलब बंगाल में तो वो कहते हैं कि वो मराठा बर्गी बहुत अटैक होते थे। हाँ, वो लूट बेसिकली प्लंडर का तरीका है, गेरिला प्लंडर है। राइट। मराठाओं ने कभी भी मुगलों के साथ आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ी। शिवाजी ने भी नहीं लड़ी, उससे पहले भी नहीं। शंभूजी जो शिवाजी के पिताजी थे वो भी नहीं लड़े, कोई नहीं लड़ता था। मराठाओं का लड़ने का तरीका गेरिला टैक्टिक था, बर्गी टेक्निक, जो मालिक अंबर ने उनको सिखाया था। तो अब मालिक अंबर बहुत जब प्रॉब्लम दे रहे थे तो खुर्रम को भेजा गया डेक्कन संभालने के लिए, और वहां से उन्होंने मलिक अंबर को थोड़ा बहुत संभाल के जब लौटे तो जहांगीर बहुत खुश हुए, और तब खुर्रम का उन्होंने नाम रखा शाहजहां। यहाँ से हम तब तक खुर्रम मतलब एक प्रूफ कर चुका है कि उसमें भी वो ताकत है कि वो संभाल सकता है, एक बहुत बड़ा आदमी को वो संभाल के आ गया वो। हाँ। अब जहांगीर यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि शाहजहां ही मेरे बाद राजा बनेंगे, राजा मतलब सुल्तान बनेगा। हाँ। और उनको हिसार फिरोजा दिया जाता है। हिसार फिरोजा एक जागीर होती है जो कि नेक्स्ट, जो हेयर अपरेंट है उनको हिसार फिरोजा मिलता है, अयूब राज या ऐसा कुछ। हाँ, तो हिसार फिरोजा इनको दिया जाता है, और इनको 30,000 मनसबदार बनाया जाता है, और मतलब गले वाले लगाते हैं उस समय के हिसाब से बड़ा। हालांकि अब इसमें एक और प्रॉब्लम होता है, वो है कांदाहार, जहाँ पे IC 814 का रुका था। और हुमायूं के टाइम से ही, जो हुमायूं का याद होगा अगर, कि हुमायूं जब पर्शिया से आ रहा था तो ये डील हुआ था कि कांदाहार आप हमें दोगे, पर्शियन जो शाह है उनको, पर हुमायूं ने वो दिया नहीं। तो यहाँ पे आके पर्शियन शाह ने आके फिर से कांदाहार ले लिया मुगलों के हाथ से, और जहांगीर को ये पसंद नहीं आया। तो जहांगीर ने बोला कि अब अटैक करो वहां पे। तो शाहजहां को बोला कि तुम जाओ और ये अटैक संभालो। शाहजहां जाना नहीं चाहते थे ना, क्योंकि कांदाहार जाने का मतलब हिंदुस्तान छोड़ देना है। वहां पे हारूंगा जीतूंगा वो तो अलग बात है, पर हिंदुस्तान छोड़ना, यहाँ से हम देखेंगे इसके बाद बाकी जितने हैं, शाहजहां, औरंगजेब, इनको जब भी बाहर भेजा जा रहा है, कि पहले के बाबर के टाइम पे क्या था कि सेंट्रल एशिया जीतना है हमें, हिंदुस्तान तो सिर्फ लूट के लिए है। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे वो अकबर के टाइम से ही, और ये शाहजहां जैसे नहीं जाना चाहते। हिंदुस्तान छोड़ जाऊंगा तो हिंदुस्तान का तख्त खाली, तो राजी नहीं होते, और वो द्रोह कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली अगेंस्ट जहांगीर, रेबेलियन। ये मतलब बहुत कॉमन था कि अगर वो बाप बाद में, लेकिन सुल्तान पहले,
और मुझे अगर लगता है कि सुल्तान इज नॉट डूइंग समथिंग राइट, और मुझे लगता है कि मैं भी तख्त का हकदार हूँ, तो मैं रेबेल कर सकता हूँ। दिस हाँ वाज वेरी कॉमन, हाँ क्योंकि इसके पहले खुसराब ने भी किया हाँ था। हाँ हाँ। हालांकि ज्यादातर लड़ाइयाँ ये होती थी कि 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, इसमें से कौन इसके बाद सुल्तान बनेगा, तो भाइयों में लड़ाई ज्यादा हाँ है हाँ हाँ, वो तो बाद में हम टू बिकम द हेयर अपनेंट। हाँ अब ये समझने के लिए कि शाहजहां ने क्यों रिबेल किया, खुसरा अब मर चुका है, हाँ और इसके जो बाकी भाई है परवेज या फिर शाहरियार, वो कोई काम के नहीं है, हिसार फिरोजा मेरे हाथ में है, तो मैं ही बनूंगा तो मैं नेक्स्ट ही सुल्तान। बनूंगा। हाँ फिर शाहजहां क्यों रिबेल करते हैं, क्यों? जब वो हाँ, अब आते हैं नूरजहां। नूरजहां। यहाँ पे नूरजहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है नूरजहां, वहां बता देते हैं। नूरजहां के पिताजी जो है वो एक घोड़े बेचने वाले थे पर्शिया से। वो आते हैं एक मिनट, हाँ, तो नूरजहां के बेटे जो है, नूरजहां के एक्चुअली नाम जो है मेहरुन्निसा है। मेहरुन्निसा, हाँ। मेहरुन्निसा के वो पर्शिया से आते हैं, इनके जो पूर्वज हैं, ग्रैंडफादर आते हैं बेसिकली, और छोटे से जागीरदार बनते हैं। फिर मेहरुन्निसा की एक शादी होती है एक छोटे से मनसबदार, जो बर्धमान, बंगाल के बर्धमान है, बर्धमान के जो मनसबदार हैं अली कुली बेग इस्ताजू, उनके साथ मेहरुन्निसा की शादी होती है। फिर ये जो अली कुली बेग हैं, ये कुछ बगावत से करते हैं, और बगावत के लिए इनको फिर मार दिया जाता है। बगावत सुल्तान के साथ, मतलब मुगल सुल्तान हाँ। जहांगीर के साथ, तो इनको मार दिया जाता है। और औरतों के साथ यही होता था उस समय कि जो आदमी है उसको मार दो, औरतों को बना दो दासी, भेज दो हरेम में। राइट। तो मेहरुन्निसा को, क्योंकि वो पर्शियन है, पर्शिया को बहुत ये लोग मानते थे। हाँ, क्योंकि हुमायूं की तरफ समय में हमने देखा था कि पर्शिया का एक पावर अलग ही हाँ, था, और पर्शिया से कोई आया तो इनको मतलब एकदम, ये तो कल्चर का वो जाए। तो मेहरुन्निसा क्योंकि पर्शिया की थी, पर्शियन थी बेसिकली, तो इनको फिर रुकाया बेगम, जो अकबर की पहली बीवी है, उनका सेवादासी बनाते हैं। तो रुकाया की ये दासी बनती है। फिर वहीं पे कहीं रुकाया बहुत, मतलब जहांगीर बहुत रुकाया से क्लोज थी, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है। और जब मेहरुन्निसा की, वहाँ से मेहरुन्निसा की एक बेटी भी है, लाडली बेगम, जो पहले शादी से है। तो ये बेटी, तो मेहरुन्निसा की शादी हो जाती है जहांगीर से, जब मेहरुन्निसा का 36 साल उम्र है और जहांगीर का 42। अब ये जहांगीर, नूरजहां जो है, ये काफी टैलेंटेड औरत थी, पर्शिया की थी, बहुत कल्चर थी। इससे पहले के अगर हम देखें तो मुगल्स तो रॉ सेंट्रल एशियन ट्राइबल ब्रूट फोर्स था। मुगल सल्तनत का या मुगल रूल का, मुगल एम्पायर का जो फिनेस है, जो सोफिस्टिकेशन है, वो इन लोगों से आता है। अच्छा। जो पर्शियन इनकी बीवियां बनती हैं, उसमें नूरजहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सोफिस्टिकेशन सिखाते हैं। ये आर्किटेक्चर जो बनता है उसमें इनका बहुत, हाँ, क्योंकि मुमताज भी शायद वही पर्शियन ब्लड से। मुमताज तो इनकी वो थी ना, नीस थी। हाँ हाँ हाँ। इनका भाई असफ खान, उसकी बेटी थी अंजुमन, जो मुमताज है, जिसके साथ शाहजहां की शादी होती है। करेक्ट। तो मेहरुन्निसा बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बहुत टैलेंटेड थी, और बहुत कल्चर ओरिएंटेड। हाँ, क्योंकि वो जो पर्शियन कल्चर का एक, वो जो आर्किटेक्चर का एक सिमेट्री या ऐसा कुछ, मतलब सब कुछ लेके आती थी वो। और इसी समय से ये पहले, इससे पहले के अगर जो आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर देखा भी जाए, वो स्टोन आर्किटेक्चर्स है। फोर्ट्स हैं, रॉ फोर्ट्स। यहाँ से हम देखते हैं व्हाइट मार्बल की यूज। तो व्हाइट मार्बल का यूज शायद जो मेहरुन्निसा जो है, नूरजहां जो है, नूरजहां ने अपने बाप के लिए एक मौजोलियम बनाया था, व्हाइट मार्बल का था, जो कि कहते हैं कि ताजमहल का प्रिकर्सर वो था। अच्छा। और ये बहुत अच्छा शिकार भी करती थी। हाँ, कहते हैं कि अगर ये 6 गोली दागे जान पे तो 4 लक्ष्य पे लगते थे, टारगेट पे। उस समय ऐसा एक स्पोर्ट्समैन, शिकारी, स्मार्ट वुमन, आप सोच सकते हो। जहांगीर का तो मतलब था नहीं राज करने से। वो कहते थे कि मुझे तो मतलब 1 सेर वो मिले, दारू मिले, और आधा सेर
मटन वटन कुछ मिल जाए तो मेरा तो दिन चल जाएगा। वाह, कितना कम। बाकी कहते हैं कि यहाँ से नूरजहां से शादी होने के बाद से पीछे से नूरजहां ही जो है वो राज चलाती थी। कुछ और लोगों का कहना और मानना ये भी है। हाँ, काफी लोगों का यही मानना है, क्योंकि एक समय के बाद हम देखेंगे नूरजहां खुद फरमान दे रही है। तो मतलब हाँ, और नूरजहां अकेले नहीं कर रही थी ये, नूरजहां, उनका भाई असफ खान और शाहजहां। मतलब एक कोर कमेटी का टाइप का बना था कि जो ये हो रहा था। हाँ, शाहजहां क्यों? क्योंकि शाहजहां को बाद में सुल्तान असफ खान की इनका भाई, उनकी बेटी के साथ मुमताज महल जो है उनके साथ इनकी शादी होती है शाहजहां की, तो ये ग्रुप बना जाता है। राइट। पर बाद में क्या होता है कि लाडली बेगम जिसके साथ खुसराव की शादी होने वाली थी, उसके साथ जो नूरजहां की बेटी है उनके साथ शाहरियार करके एक दूसरा भाई है शाहजहां का, उसकी शादी कर दी जाती है। तो यहां से शाहजहां को लगता है कि अब मेरा पत्ता कटने वाला है। ओह अच्छा, क्योंकि शाहरियार को अब ये लोग फ्रंट में ला सकते हैं क्योंकि वो नूरजहां की बेटी के साथ उनका, और शाहरियार क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं था, तो शाहरियार को अगर सुल्तान बनाया जाए तो पीछे से असफ खान और नूरजहां चला सकते हैं। राइट। तो शाहजहां का जो बगावत है उसका रीजन ये था, अच्छा, कि शाहरियार को ज्यादा मिल रहा था प्रायोरिटी। तो खैर इंटरनल फैमिली पॉलिटिक्स। हाँ। तो शाहजहां जो बगावत होता है, फिर लड़ाई होती है, बैटल ऑफ मथुरा, और शाहजहां के साथ राजपूत काफ़ी सारे रहते हैं उसमें, सुंदर राय वगैरह, वो हराए जाते हैं। महाबत खान एक इम्पॉर्टेंट नाम है, जहांगीर के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट थे महाबत खान। ये जाके इनको हराते हैं, बंगाल उड़ीसा तक भगाते हैं, फिर शाहजहां पकड़े जाते हैं, उनसे हिसार फिरोजा ले लिया जाता है, उनको एक छोटा सा जागीर देके रखते हैं, क्योंकि जहांगीर कुछ कर भी नहीं सकते, हेयर अपेरेंट है, बेटे को मार कैसे दे। हाँ, तो उसको एक छोटा सा जागीर देके रख देते हैं। शाहजहां फिर इंपॉर्टेंट अभी नहीं बनेंगे, शाहजहां फिर बाद में इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि महाबत खान इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। शाहजहां को तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, नूरजहां को लगता है कि शाहजहां को तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, खुसराव अंधा है, शाहरियार को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन एक रास्ते का कांटा है, वो है परवेज, एक और बेटा जहांगीर का। परवेज महाबत खान का बहुत क्लोज है। अब दो पावर सेंटर है जहांगीर के नीचे, एक नूरजहां, उसका भाई असफ खान, एक परवेज और महाबत खान। और महाबत खान है स्ट्रांग मिलिट्रीली। सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई महाबत खान को भेजो बंगाल, परवेज को भेजो गुजरात, दोनों को अलग कर दो। क्योंकि तब बंगाल गुजरात दोनों ही बहुत प्रॉस्परस प्लेसेस थे, और इन दोनों के अंदर एक डिवीजन भी हो जाएगा, जो कि एक साथ मिलके कुछ कॉन्स्पिरेसी कर नहीं पाएंगे ये लोग। और महाबत खान को बोलते कि भाई तुम हिसाब दो, कहाँ से क्या जीता, कहाँ से क्या लूटा। महाबत खान समझ जाते कि अच्छा ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। तो ये लोग झीलम के पास रहते हैं उस समय, लाहौर में, लाहौर के पास झीलम के उस पार पूरा फोर्स है, और जहांगीर का कैंप नदी के इस तरफ है। बीच में एक बोट ब्रिज बना हुआ है, नाव के ऊपर वो पीपे पे लगा के एक ब्रिज जो बनता है, वैसा ब्रिज बना हुआ है। राजपूतों को लेके महाबत खान अटैक करते हैं जहांगीर के कैंप पे, और बीच में से बोट ब्रिज गायब कर देते हैं, जला देते हैं। अच्छा। तो वहां से फोर्स आ नहीं सकती। अच्छा। आके जहांगीर के आसपास के जितने सारे छोटे, मतलब इनके बॉडी गार्ड्स वगैरह थे, उनको मार देते हैं महाबत खान का फोर्स। लेकिन और जहांगीर को जाके बोलते हैं कि सुल्तान या बादशाह, हम आपको आसफ खान के हाथ से बचाने आए हैं। अच्छा, यहाँ तो पॉलिटिक्स, और मतलब बहुत शूट पॉलिटिक्स। हाँ, मैंने बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं आप, हम बचा रहे हैं। तो आप हाथी में चढ़िए, पहले तो पालकी फिर हाथी में चढ़िए, आपको हम सेफ जगह ले जा रहे हैं। एक्चुअली तो यहाँ सेफ जगह नहीं लिया जा रहा था, अभी तो किडनैप हो रहे हैं। तो जहांगीर को किडनैप कर लेते हैं महाबत खान। सोच रहे हैं क्या प्लानिंग करके किडनैप किया। नूरजहां आके बोलता है क्या मतलब तुम लोग यहाँ पे सब फौज खड़े, वहां से जहांगीर अपने बादशाह को किडनैप करके ले जाता है सिपा सालार, ये क्या बात हुई। नूरजहां भी क्रॉस करने की कोशिश करते पर होता नहीं है, तो असफ खान भाग जाता है।
ऐसे लोग जो पावर हाँ, हाँ। के क्लोज है क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो भाग गए। तो नूरजहां समझते कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो नूरजहां भी क्रॉस करके जहांगीर को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि एक्चुअली अभी होस्टेज है जहांगीर नूरजहां दोनों। हाँ, दोनों। हाँ, तो अब जहांगीर और नूरजहां में बनता है प्लान। ये प्लान इम्पोर्टेंट है। प्लान क्या है? जहांगीर जाके महाबत खान को बताते हैं नूरजहां आ चुकी है, लेकिन ये चाहती है तुम्हें वीक करना। तो हम जब यहाँ से निकलेंगे तो तुम सामने जाना, तुम आगे चलते जाना, पीछे से नूरजहां अटैक ना कर पाए ये मैं देखता हूँ। महाबत खान समझ मतलब मान लेता है जहांगीर की बात। कन्विंसिंग पावर होगा। हाँ, तो महाबत ऐसे खान तो आगे बढ़ सुल्तान नहीं जाता है। बना, हाँ। पीछे कौन रह गए? जहांगीर और नूरजहां। फिर बाकी फोर्सेस को जोड़ लेते, बोलते हाँ महाबत खान, अब ठीक है, हम हैं बादशाह, अब कैपेसिटी हम नहीं है क्या किडनैप्ड अभी। बाप रे, ये अजीब अजीब टाइप का एक सीन है, सिनेमैटिक सीन है। तुम आगे जाओ, ये हम पीछे रहते हैं क्योंकि नूरजहां तुम्हें अटैक कर सकता है, और अभी तुम अकेले हो, मैं बादशाह हूँ। ऐसा ही तो हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ। अजीब है लेकिन। और हाँ, और ये सब सुन के जब किडनैप हो जाते तो शाहजहां तो साउथ में थे, डेक्कन में, वो सुन के आ जाते हैं कि मैं बचाने चलता हूँ। आधे रास्ते आने के बाद नूरजहां का लेटर आता है, जरूरत नहीं, वापस जाओ, हम बचा लिए खुद को, मैं संभाल सकती हूँ, मैं संभाल चुकी हूँ। तो संभाल लेती है फिर से नूरजहां। असफ खान फिर आके जिसको ज्वाइन कर लेते हैं, ऑब्वियसली पावर। ये तो हाँ। तो यहाँ से ये लोग जाते हैं कश्मीर, और वहां पे जाके जहांगीर बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। ये भी बीमार पड़ के मर गए। बीमार पड़ के मर गए तो फिर अब राजा कौन बने, बादशाह बनेगा कौन? किसी को तो बनाना है। वहाँ शाहरियार है, शाहजहां है, मतलब शाहजहां ही बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि राइटफुल हेयर तो वही है। राइटफुल हेयर वही है। अब यहाँ पे ससुर और जमाई में फिर मोहब्बत बढ़ जाती है, असफ खान और शाहजहां में। असफ खान और शाहजहां में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। शाहजहां कहता है कि मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले रास्ता खाली करो, मेरे लिए तख्त खाली करवाओ। तो असफ खान थोड़ा सा चाल चलते हैं, दीवार बख्श करके एक है, उनको पहले बैठाते हैं तख्त पे, फिर उधर जाते शाहरियार को मरवाते हैं, परवेज को भी न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर शाहजहां आते हैं और दीवार बख्श को मार के शाहजहां बनते हैं किंग, बादशाह। ये हुआ जहांगीर और शाहजहां, मतलब जहांगीर और वहां से शाहजहां का शुरू। तो हम ये एपिसोड में तो शाहजहां को भी कवर करेंगे, कर सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, जहांगीर के टाइम पे बहुत आगे तो कुछ बढ़ा नहीं वो, और जहांगीर का टाइम उतना बड़ा भी नहीं है, उतना इवेंटफुल नहीं है। शाहजहां इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि शाहजहां जो है, हाँ, बेसिकली खुर्रम जो शाहजहां बनते हैं, उनका शुरू ही होता है लव स्टोरी से। हाँ, ये शाहजहां का शुरू है। शाहजहां का लव स्टोरी मशहूर है ना दुनिया में। हाँ, ताजमहल। हाँ, ऑब्वियसली। तो मुमताज महल, तो जब 16 साल की होती है मुमताज, अर्जुमन बानो बेगम जो असफ खान की बेटी है, इनसे शादी हो जाता है इसका, शाहजहां का। खुर्रम उस समय होता, तो शाहजहां की शादी होती है, और 5 साल बाद, मतलब उस समय उनकी एंगेजमेंट होती है, 5 साल बाद शादी। और उसके बाद 14 साल इनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहती है, जिसमें से 14 साल ही मुमताज जो है प्रेग्नेंट रहती है। 14 बच्चे होते हैं और उसमें से 7 ही बचते हैं, बाकी 7 मर जाते हैं। मतलब 14 साल कंटिन्यूअसली उसकी प्रेग्नेंट ही रही वो। हाँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऐसा नहीं कि शाहजहां की और दासियां नहीं थी, दासियां नहीं थी, बीवियां भी थी, क्योंकि एंगेजमेंट और शादी के बीच में 2 शादी करते हैं शाहजहां, मतलब मुमताज से एंगेजमेंट और मुमताज से शादी, इस बीच में शाहजहां 2 शादी करते हैं। पर ये किसी भी अपने दूसरे रानियों को या किसी भी कॉन्क्यूबाइंस जो हैरम में थी, इनको प्रेग्नेंट नहीं होने देती। प्रेग्नेंट होती भी थी तो अबॉर्ट करा देते थे। अच्छा, इनको चाहिए था कि मुमताज ही हो प्रेग्नेंट, कि हमारे जो बच्चे कहलाएंगे वो सिर्फ मुमताज के बेटे बेटियां होंगे। इसलिए 14 साल मैं नहीं छोड़ूंगा, हर टाइम
वो प्रेग्नेंट ही रहेगी। हाँ, तो इनसे जो ये कौन सा बात हुआ? तो इनसे लेकिन इनके जो बच्चे थे वो सारे हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो है। बड़ी बेटी सबसे बड़ी जहानारा, जो बहुत जो कि इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट प्ले करने वाली है। हाँ, फिर बड़ा बेटा दारा शिको। हाँ। यही बड़े बेटे थे और इन्हीं को बनना था सुल्तान। हेयर अपरेंट हिसार फिरोजा इन्हीं के पास था। उस पे हम आएंगे। उसके बाद शाह शुजा, शाह शुजा जो बंगाल के गवर्नर रहे। हाँ। फिर रोशनारा एक बेटी थी। हाँ। जो आगरा फोर्ट गए हुए हैं उनको पता है कि शाहजहां का जो महल है उसके दोनों तरफ, एक तरफ जहानारा एक तरफ रोशनारा का महल होता है। उसके बाद औरंगजेब, फिर मुराद बख्श। तो 4 बेटे हुए इनके, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, 2 बेटियां जहानारा और रोशनारा। एक और बेटी थी जिनके चाइल्ड बर्थ पे मर जाती है मुमताज महल एक्चुअली, गोहरारा बेगम। वो लेकिन उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। शाहजहां बहुत अपुलेंट थे, मतलब सजने वजने में बहुत वो थे। और ये 14 साल तो ठीक है, पर उसके बाद मुमताज के मरने के बाद क्या हुआ? हाँ, तो शाहजहां का लाइफ जो है मुमताज से पहले और मुमताज के बाद काफी अलग है। मुमताज मरने से पहले, मरने के बाद है। हाँ, क्योंकि मुमताज के मरने से पहले तो इस तरह का लाइफ था। हाँ। कि दूसरे किसी को प्रेग्नेंट होने नहीं दे रहे हैं, और मुमताज से काफी प्यार था। पर मुमताज चाइल्ड बर्थ में मर जाती है 34 साल की उम्र में। इनका उस समय कुछ एज 41 42 ऐसा कुछ होगा। ये टूट जाते, 7 दिन तक खाना वाना नहीं खाते ऐसा। और उसके बाद फिर ये ताजमहल बनवाते हैं उनके मौजूलियम में। तो जिसका ताजमहल का नाम ताजमहल नहीं था, रोज़ा मुनव्वरा था, जिनको बाद में ताजमहल नाम हो गया। पर मुमताज महल से ताजमहल। हाँ, मुमताज महल नाम था अंजुमन बेगम का। तो अब सवाल ये उठता है आज के इंडिया में कि क्या ताजमहल तेजो महालय मंदिर था? हाँ, उठता तो है, बहुत सारा उठता है, और व्हाट्सएप में तो बहुत सारा थ्योरी भी है। तो ताजमहल जहां पे बना वहां पे था क्या पहले? क्या था? वहां पे था मानसिंह का पैलेस। मानसिंह कौन? मानसिंह शाहजहां के कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं लगते हैं, पर खुसराव के मामा बेसिकली, जहांगीर के वो राजा भगवान दास के बेटे। तो मानसिंह के वो थे, बेटे थे, सॉरी, मानसिंह का पैलेस था। और क्योंकि वो राजपूत पैलेस था तो मंदिर तो हुआ ही होगा। तो ये बट नेचुरल है कि उसके अंदर मंदिर तो होगा ही, जैसे हमारे घरों में एक मंदिर होता है, हिंदू मंदिर घरों में, जैसे राजपूत महल है तो उसके अंदर मंदिर होगा, और थोड़ा सा भव्य मंदिर ही होगा। राइट। तो जब वो जमीन लिया गया जय सिंह से और वहां पे फिर बनाया गया ताजमहल, तो मंदिर नहीं रहा। तो क्या होगा, मतलब वहां तोड़ के फिर ताजमहल बनाया होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे यही है कि जहां पे ताजमहल है वहां पे कभी मंदिर नहीं था, ये हम कह नहीं सकते। राइट। लेकिन क्या मंदिर तोड़ के ताजमहल बनाया गया? ये भी गलत हम है। नहीं कर सकते। मतलब एक अजीब एक बीच का पॉइंट है यहाँ। राइट, क्योंकि मंदिर अगर हुआ भी होगा तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ मंदिर था या कहाँ मंदिर को तुड़वाया गया था या क्या हुआ था। राइट, तो ये है असली। हाँ, अभी तक मतलब साइंटिफिकली तो इतना ही, मतलब हिस्टोरिकली तो इतना ही प्रूवन है। हाँ, कि हाँ वहां पे मंदिर था, लेकिन मंदिर तोड़ के ताजमहल नहीं बनाया गया। अजीब लग सकता है सुनने में। अब ताजमहल बनाया किसने, मतलब डिजाइन किसका था? कुछ लोग कहते हैं कि इटालियन जेरोनिमो नाम के एक डिजाइनर थे, उनका था, पर था नहीं एक्चुअली। वो अंदर के कुछ इंटीरियर डिजाइन उन्होंने भले ही किया होगा, बेसिकली डिजाइन शाहजहां का था। शाहजहां ने खुद बनाया था ये डिजाइन? हाँ। अच्छा, वो उनका डिजाइन था। लेकिन मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां बन जाते हैं रंगीन। हाँ, अभी तो वो बहुत दुख में थे। हाँ, उसके बाद मतलब धीरे धीरे वो उभरते हैं ना दुख से। उभर के वो फिर वो मतलब डिबॉच बन जाते हैं। इतने डिबॉच बन जाते हैं कि मतलब जैसे कि एक कहानी है कि मीना बाजार लगाते थे वो अपने किले के अंदर। मीना बाजार बेसिकली वुमेन्स मार्केट, उसका वुमेन शॉपर्स एंड वुमेन शॉपकीपर्स। तो शाहजहां बीच बीच में आते थे मीना बाजार में, और अगर कोई लड़की पसंद आ गई वहां पे तो अपने लोगों से कहते कि इनको भेजो,
रंगीन मिजाज फिर से मुगलों का जो डीएनए है वो हाँ सर चढ़ के बोला। हाँ। और बड़ा स्कैंडलस सा मामला ये है कि लोग कहते हैं कि ये जो सब हो रहा था शाहजहां का, ये जहानारा के देख रेख में हो रहा था। मतलब शी वॉज द वन हु वुड अरेंज, बेसिकली वो अपने बाप को अपने माँ के दुख से निकालने के लिए ये सब कर रही थी। अजीब। हाँ कुछ तब होता होगा, पता नहीं। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जहानारा के साथ इनका एक रिलेशन था, इंसेस्चुअस रिलेशनशिप। इसका कोई पुष्टि तो नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि जहानारा के साथ शाहजहां का बहुत अच्छा रिलेशन था। हाँ, क्लोजनेस था, बहुत क्लोज रिलेशन था। जो रॉयल सील है, फरमान पे जो स्टाम्प लगता है, वो जहानारा के पास रहता था। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हाँ। और जहानारा बहुत टैलेंटेड थी, बहुत टैलेंटेड थी। सूफियों में बहुत इंटरेस्ट था उनको, पढ़ी लिखी थी, बहुत इंटरेस्ट था सूफियों में। इनफैक्ट जहानारा का जो कब्र है, उनको दफनाया भी गया है दिल्ली के जो निजामुद्दीन का जो औलिया का जो मज़ार है, उसी के अंदर एक जगह पे जहानारा का भी कब्र है। ठीक है, तो सूफियों में इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ, ये पार्टी भी करती थी बहुत, मतलब रात भर पार्टी हो रहा है, ऑर्जीज हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लिखा हुआ है, ऑर्जीज हो रहे हैं, ऑर्जीज। हाँ, ऑर्जीज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। रोशनारा भी करती थी ये सब। ये जहानारा रोशनारा काफी रंगीन मिजाज औरतें थी। और रात को धुत होके लौट रही है अपने महल शराब से, ये सब है। फिर एक बार क्या होता है, ऐसे ही लौट रही थी अपने महल में, तो आग लग जाता है अपने उसके कपड़े में, जहानारा के कपड़े में, काफी जल जाती है वो, और मतलब ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। बहुत लोग बहुत दिन कोशिश करने के बाद उसको फिर ठीक होती है। अच्छा। और इसमें दारा शिकोह इनको बहुत हेल्प करते हैं। दारा शिकोह के महल में ही उनको रख के उनका सेवा किया जाता है, तो इसलिए जहानारा दारा शिकोह की बहुत क्लोज होती थी। अच्छा, ठीक है। ये तो दारा शिकोह है, ये तो बड़े बेटे हैं, जहानारा की इमीडिएट बाद। हाँ, तो और अभी शाहजहां मतलब रूल तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रंगीन मिजाज आदमी और ज्यादातर इधर उधर कर रहे हैं। शाहजहां का इंटरेस्ट था ऑपुलेंस पे। हाँ, ऑपुलेंस पे, जैसे कि दो नाम, ताजमहल तो था, दो और नाम अगर नाम नहीं ले, एक तो शाहजहानाबाद। उन्होंने उस समय कोई भी नया सुल्तान बनता, नया बादशाह बनता था, तो वो अपना कैपिटल बनाता था अपना एक। अकबर ने फतेहपुर बनाई, जहांगीर आगरा से रूल करते रहे, शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बनाया। जो ओल्ड दिल्ली है उसका ज्यादातर एरिया शाहजहानाबाद कहा जाता था। किला बनाया जो है लाल किला, वहां पे दीवाने खास बना। और इसी समय वो बात आई कि गर फिरदौस बर रूए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। पता है ना? किसके बारे में कहा गया है? कश्मीर के बारे में। किसने लिखा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं गए। अच्छा। ना अमीर खुसरो कभी कश्मीर गए, ना उनके किसी भी दीवान में ये कपलेट है। ये कपलेट जो है, गर फिरदौस बर रूए ज़मीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इसका पहला दिखता है ये शाहजहां के दीवाने खास में। अच्छा। और वहां पे जो लिखते हैं वो उनके लाइब्रेरियन होते हैं जो कश्मीर से थे, और वो ये लिखते हैं कि अगर अमीर खुसरो इस जगह को देख के कुछ कहते तो शायद वो ये कहते कि गर फिरदौस वगैरह, कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है। तो ये कश्मीर के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा, ना शाहजहां ने कहा, ना अमीर खुसरो ने कहा। ये बात कही गई है दीवाने खास दिल्ली के लिए, और अगर उसको थोड़ा एक्सपेंड हम कर सकते हैं, अगर लिबर्टी ले, तो दिल्ली के लिए। हाँ, और ये जो आदमी है ये कश्मीर का था, सिर्फ यही एक ही ओनली कश्मीर कनेक्शन है। हाँ। और मुझे लगता है कि ये लाइन किसी को लगा होगा कि कश्मीर के लिए परफेक्टली फिट होता है, इसीलिए यूज किया होगा। हो सकता है। और अमीर खुसरो का कनेक्शन ये हो सकता है कि अमीर खुसरो ने लिखा हो, या अमीर खुसरो का कपलेट हो, लेकिन वो कहीं दीवान वो कहीं मतलब नहीं मिला, और ये बहुत लोगों को पता था कि अमीर खुसरो ने लिखा है। पर दीवाने खास का जो है वहाँ पे देख के तो ये लगता है कि ये डेडिकेट और नजराना
नजर करते हैं ना कि आपने कुछ अच्छा क्रिएट किया और कहा कि अगर ये होते तो ये लिखते, अगर टैगोर होते तो हाँ, पॉडकास्ट में ऐसा लिखते, कहते। करेक्ट। तो आपने नजर कर दिया उनको, ये भी हो सकता है। हो सकता है। तो ये है कहानी दीवाने खास और इसका कश्मीर के बारे में कहीं नहीं है। फिर उन्होंने पीकॉक थ्रोन बनाया। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें ये बुक का नाम ही है एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन। एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने बनाया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कोई पीकॉक थ्रोन पे नहीं बैठते थे। हाँ। तो शाहजहां, मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन शाहजहां के टाइम पे बना और उस समय 4 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। 4 करोड़ रुपया तब का, मतलब आज के दिन में 100-200 करोड़ रुपया होगा। ज्यादा, उससे ज्यादा होगा। बाप रे। उस समय के यूरोपियन ट्रैवलर्स जो है वो लिखते हैं कि ऐसा सिंहासन ना दुनिया में कहीं बना है इससे पहले, ना बनेगा और ना बनेगा कभी। अच्छा, और दुख की बात यह है कि हमें वो अभी मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि जब नादिर शाह ने बाद में अटैक किया इंडिया में तो ये मयूर सिंहासन लेके चले गए थे, और क्योंकि उसमें बहुत सारे जेम्स लगे हुए थे, सोने का था पूरा, हीरे जवाहरात थे, उसको तोड़ा गया। उसको तोड़ के वो सब ले लिया गया। टर्की में इस्तांबुल के पास एक म्यूजियम में एक सिंहासन रखा हुआ है, कहते हैं कि वो मयूर सिंहासन का एक पार्ट है, पर पुष्टि नहीं है उसकी कोई। राइट। तो वो एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत ग्रैंड सिंहासन, बहुत ही ग्रैंड सिंहासन था मयूर सिंहासन, क्योंकि उसमें तो मोर बने हुए थे। हाँ। जिसके आंखों में कहते हैं कोहिनूर लगा हुआ था। तो ये सब था उनका राज। और ये कुछ अकबर के बाद ये जहांगीर थोड़े से, और शाहजहां के बाद से रिलीजियस टॉलरेंस का जो टाइम था इंडिया में मुगल सल्तनत में, वो धीरे धीरे नीचे आता गया, जो औरंगजेब के टाइम पे आके एकदम खत्म हो गया। जैसे कि शाहजहां ऑर्थोडॉक्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मंदिर, मतलब उन्होंने तोड़े बहुत सारे, उनके लिखा हुआ है उनके इसमें, ये बनारस में 76 मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़, हाँ 76 मंदिर तोड़े गए, चर्चेस तोड़े गए, जो अकबर ने अलाउ किया था चर्च बनाओ, बना सकते हो आप, मतलब बनाओ नहीं, बना सकते हो, पर जहांगीर शाहजहां के टाइम पे आके वो तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने के बाद में फरमान ये था कि नया कोई भी मंदिर आप नहीं बना सकते, पुराने मंदिर अगर टूट से गए उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। ये तो इंटॉलरेंस हुआ उस समय के हिसाब से। हाँ। और इसी समय से वो भी चालू हुआ जो सल्तनत के पीरियड में भी था, कि अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है लड़ाई में तो उसको या इस्लाम या मौत। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये शाहजहां के टाइम पे फिर आया, मतलब हाँ। थोड़ा धर्म थोड़ा ओवर पावर करना शुरू किया, जो कि अकबर के टाइम में उतना नहीं था। अकबर के टाइम पे उतना नहीं था। शाहजहां ने भी जैसे ओरछा में वहाँ पे जाके टेम्पल था, बीर सिंह बुंदेला के यहाँ पे टेम्पल था, वहाँ पे तोड़ा उसको। और पर ये सब हो रहा था जब औरंगजेब बहुत स्ट्रांग थे, औरंगजेब का इम्पैक्ट बहुत था। लेट शाहजहां के लेट एज में हम देखते कि दाराशिको जब बहुत क्लोज होने लगे शाहजहां के, तब टॉलरेंस बढ़ने लगा, क्योंकि दाराशिको खुद बहुत टॉलरेंट। औरंगजेब कहाँ से आए अभी फिर? औरंगजेब और 4 बेटे तो थे ही ना। हाँ, लेकिन औरंगजेब के बारे में हमने सुना नहीं अभी तक, अभी तो हम शाहजहां के बारे में ही सुन रहे हैं। तो अब इनके वॉर, तो ये 4 बेटे हैं, चारों को अलग अलग जगह पे गवर्नर बना के इन्होंने रखा हुआ है। डेक्कन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि शिवाजी के जो पिता है शाहजी भोसले, वो और बीजापुर गोलकोंडा यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है। तो औरंगजेब को भेज दिया कि आप दक्कन संभालें। तो शाहजहां वहाँ पे जाके औरंगजेब वहाँ पे जाके दक्कन संभालने लगते हैं। इस बीच क्या होता है कि कांदाहार तो इनका फंसा हुआ है। हाँ, वो तो तब से फंसा हुआ है। हाँ, ये फिर जाते हैं कि कांदाहार जीता जाएगा फिर से, क्योंकि वो अनफिनिश्ड जॉब है। हाँ, ये शाहजहां जाते हैं? शाहजहां खुद नहीं जाते, भेजते हैं। शाहजहां को एक गिल्ट फील था कि मेरे पिताजी जो थे वो मुझे भेजना चाहते थे कंदाहार कैंपेन में, और मैं गया नहीं। उस समय तो मैंने बगावत कर दी, तो वो तो अनफिनिश्ड जॉब है मेरे बाप का, वो फिर से कंप्लीट कर दिया जाए। तो एक कोशिश करते हैं कांदाहार जाके जीतने का। खुद नहीं जाता, लेकिन किसी को भेजते हैं। पर हाँ, इनके बेटे को भेजते हैं। औरंगजेब 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, दाराशिको जाते हैं, कोई सफल नहीं होता।
है, वो आधा रास्ता जाके लौट आता है, हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ये तब भी मतलब तब तक हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर पर्शियन शाह आके कांधार जीतते हैं। तो कांधार नहीं जीत पाए, ये इनका एक बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा हो गया हाँ। कि एक अनफिनिश्ड जॉब मेरे बाप का था और मैं भी कांधार नहीं जीत पाया, औरंगजेब भी नहीं जीत पाया। तो औरंगजेब को काफी डांट भी पड़ी कि भाई तुम्हें 3 बार भेजा तब भी तुम नहीं जीत पाए, क्या तुम कहाँ इसके मतलब बहुत बड़े 30 मार खा हो, कुछ नहीं हो, तो दक्कन में जाओ, वहां पे संभालो। और औरंगजेब गए दक्कन। दक्कन में जाके गोलकोंडा बीजापुर उस समय बड़ा वो है, तो गोलकोंडा के एक बड़े अमीर, उस समय हिंदुस्तान के जो सबसे अमीर बिजनेसमैन है, उनका नाम था मीर जुमला। और ये मीर जुमला से दोस्ती होती है औरंगजेब की। अच्छा। और ये मीर जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगजेब का सुल्तान बनने के रास्ते में। तो ये औरंगजेब के बारे में तो हम बाद में सुनेंगे, लेकिन हाँ। शाहजहां के बारे में या शाहजहां, अब ये कांधार जब नहीं जीत पाते उसके बाद से ये हो जाते हैं वीक, बहुत मेंटली वीक। अच्छा। मेंटली वीक होके भेजते हैं इनको वहां पे दक्कन में, और काफी बीमार पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेंटल ट्रॉमा से ही बीमार पड़ते हैं। एक और रीजन है, ये रंगीन मिजाज के थे, 58 एज हो गया था उनका, फिर भी एफ्रोडेसियाक ले रहे थे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि एफ्रोडेसियाक से ओवरडोज हो गया इनका। वायग्रा ओवरडोज से मर गए? मरे नहीं, हाँ, पर बीमार इतने पड़ गए कि चारों तरफ मतलब सब में ये खबर फैल गई कि शाहजहां मर चुके हैं। अच्छा, मतलब अफवाह फैल गई। अफवाह फैल गई। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा तो ठीक हुए, लेकिन दारा शिकोह को ही ये बोले थे कि आप ही संभालो अभी ऑन माई बिहाफ, मैं आपको पूरा सुल्तान नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ और आप हेयर अपरेंट हो, तो आप ही संभालो। तो यहाँ से दारा शिकोह आगरा में, और सॉरी आगरा नहीं, दिल्ली, शाहजहानाबाद से ऑन बिहाफ ऑफ शाहजहां दारा शिकोह चला रहे थे। अच्छा। लेट शाहजहां का पीरियड ये होता था। और इस समय औरंगजेब दक्कन में है और मीर जुमला को लेके दक्कन जीत रहे हैं। और ये प्लान कर रहे हैं कि क्या प्लान कर रहे हैं, ये तो हम बाद में पता ये चलेगा। हम अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन बस इतना बताते हैं कि एक रिच, इंडिया का सबसे रिच बिजनेसमैन औरंगजेब के साथ था, इसीलिए औरंगजेब इंडिया का सुल्तान बना। मतलब हर एक औरंगजेब के लिए एक मीर जुमला जरूरी होता है। ये हाँ, मतलब जरूर, ये तो हमने बाद में कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ ये तब तो हुआ होगा। हमने बाद में कहीं नहीं देखा कि एक शासक को एक बिजनेसमैन चाहिए। हुआ होगा वर्ल्ड में कहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, हम तो नहीं देखे कुछ ना, हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो व्हाटएवर। तो नहीं, तो गोलकोंडा इन्होंने लूटा, औरंगजेब ने मीर जुमला के साथ मिलके, जो कि शाहजहां को एकदम नापसंद था। वो कहते थे कि वही करो कि अलायंस बनाओ, गोलकोंडा को हराओ, हरा के उनके साथ मैत्री करो, अलायंस करो। ये लूट लिए गोलकोंडा, और लूट के पूरा अपने पास। और मीर जुमला भी काफी अमीर, क्योंकि दक्कन में ये तो डायमंड माइंस वगैरह तो थे ही, पर मीर जुमला जबकि अमीर हो गए थे, तो ये अपना एक फौज बना चुके थे, जो कि ये आदिल शाह के साथ और उनके साथ लड़ते थे। तो कर्नाटक में जब गोलकोंडा ने अटैक किया, तो मीर जुमला का फोर्स भी गया उनके साथ। अच्छा। और वहां पे एक मंदिर से इनको बहुत सारे ट्रेजर्स मिले थे, उसी से वो धनी हुआ था, उसी से वो मतलब इंडिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गया था और औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया था। अच्छा। तो ये था। तो अब जब अफवाह फैल गई इसमें कि शाहजहां मर गए, तो चारों भाई के कान खड़े हो गए। शुजा है बंगाल में, मुराद बख्श है गुजरात में, औरंगजेब है साउथ में, और दारा तो दारा है, वो तो दिल्ली में ही, शाहजहानाबाद में ही है। 3 और दावेदार तख्त के दावेदार। हालांकि कुछ दिन बाद शाहजहां आ जाते हैं, झरोखे से दिख जाते हैं, लेकिन ये अफवाह तब तक इतनी फैल चुकी है कि शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब तीनों तैयार हो जाते हैं कि अब जाके तख्त पे हमला बोल देना है। तो लास्ट सीन, अभी इसका क्लिफ हैंगर क्या होगा? ये क्लिफ हैंगर है कि लास्ट सीन, शाहजहां बहुत बीमार, फिर भी सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे इसके बाद क्या होगा, दारा बनेंगे कि क्या होगा, और दारा संभाल रहे हैं। और ये चल रहा है दिल्ली में, शाहजहानाबाद में, और यहाँ तीनों
तीनों दावेदार अपने फौज तैयार कर रहे हैं और एक साथ चलते हैं दिल्ली की तरफ, मतलब हाँ दिल्ली की तरफ, टू चलो दिल्ली, गेट द थ्रोन बैक, मतलब हमारे उनके लिए। ये हम सोच सकते हैं कि फिक्शनली एक ही टाइम पे निकले होंगे। ना फिक्शनली नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो वैसा ही है। तो एकदम समझ गए, पूरा फोर्स तैयार है और ये सब बोलते हैं एक साथ चलो दिल्ली, और ये कट होता है और ये क्लिफ हैंगर है हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अब कौन बनेगा ये तो हमें पता है, क्योंकि औरंगजेब राजा बनते सुल्तान बनते हैं, ये हमें पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पता नहीं होता हमें, तो हमें ये तो लगता कि इसमें से कौन जीतेगा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमें जरूर पता चलेगा अगले एपिसोड में कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ और औरंगजेब कैसे सुल्तान बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों भाइयों में से सबसे वीकेस्ट थे औरंगजेब। राइट। मुराद बख्श जो थे वो मिलिटरीली सबसे स्ट्रांग थे, राइट। शुजा अपनी जगह पे स्ट्रांग थे, और दारा बहुत पंडित आदमी, और दारा तो ऑलरेडी, और वो हेयर अपरेंट है, शाहजहां का पूरा सपोर्ट उनके साथ है। राइट। औरंगजेब ऐसे वीक थे, वीक होके भी कैसे सुल्तान बने। और औरंगजेब और दारा में प्रॉब्लम क्या था? क्यों 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 बने औरंगजेब सुल्तान? इसी थॉट को लेके आज का एपिसोड खत्म करेंगे और अगले एपिसोड में आके इस सब क्वेश्चन का उत्तर हम चाहेंगे प्रेमाशीष से। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें लगता है कि आपको मजा तो आया होगा, क्योंकि कहानी होती है और कहानी हमें मजे देती रहती है, क्योंकि हम बड़े ही होते हैं कहानी सुन के, और स्टोरीज आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ कि स्टोरीज ना हो तो हम ही एग्जिस्ट नहीं करते। सो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इतिहास को स्टोरी की तरह पेश करने का एक नया तरीका हम ट्राई कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वो जरूर बताइएगा कमेंट में आके। हिंदी थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, वो भी बताइए। सुधर रही है तो वो भी बताइएगा, अगर नहीं सुधर रही है वो भी बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक बटन है, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब एल्गोरिथम में वीडियो ज्यादा पुश होता है। सो आज का एपिसोड इतने तक, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लास्ट में मैं क्या बोलता हूँ आपको पता होगा, अगर आपने 3-4 वीडियो देखा है, वो है स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। टाटा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।